साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों NCERT कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत आज हम वितान भाग 2 से अतीत में दबे पाँव, जिसे ओम थानवी जी ने लिखा है, यह पाठ लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। ये पाठ यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कि CBSE की नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार अब वितान से सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो पहले के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे या लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे, अब वो नहीं पूछे जाएंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला हम आपके लिए लेके आए हैं और इसमें हम 25 प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको भी लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। तो हम इसके पहले की पाठ शुरू करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये मोहनजोदड़ो में प्राप्त कुछ चीज़ें हैं, उनका चित्र है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अतीत में दबे पाँव शीर्षक पाठ ओम थानवी की किस कृति का अंश है? मतलब किस कृति का अंश है? तो मोहनजोदड़ो, अपने अपने अज्ञे, जन्म लेती सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताएं। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। तो अतीत में दबे पाँव शीर्षक पाठ ओम थानवी की कृति मोहनजोदड़ो से लिया गया है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, श्री कृष्ण का गांव, मुर्दों का टीला और मोहन को पुकारना। तो इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। तीसरा प्रश्न है मोहनजोदड़ो का काल था ताम्रकाल, कांस्यकाल, पाषाण काल या नवपाषाण काल? तो मोहनजोदड़ो का काल था ताम्रकाल और मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। ताम्रकाल के शहरों में ये सबसे बड़ा है। तो आइए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है कि हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य नष्ट हो गए हैं। बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण, रेल लाइन बिछाने के कारण, नए कारखाने लगने के कारण। तो इसका उत्तर हुआ कि हड़प्पा के ज़्यादातर साक्ष्य जो है ये रेल लाइन बिछाने के कारण नष्ट हो गए हैं। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की समय स्थिति आज से लगभग पहले ठहरती है 500 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व और 1 लाख वर्ष पूर्व। तो ये ठहरती है 5000 वर्ष पूर्व ठहरती है। मोहनजोदड़ो की जो समय स्थिति है ये 5000 वर्ष पूर्व ठहरती है और माना जाता है कि मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का केंद्र रहा होगा, जो लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था। इसकी आबादी लगभग 85,000 थी और ये 5000 साल पहले महानगर की जो परिभाषा होती थी उसको भी पार करता रहा होगा। छठा प्रश्न है लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो का इलाका इस प्रांत से मिलता जुलता है, राजस्थान से, पंजाब से, गुजरात से, केरल से। तो मोहनजोदड़ो का जो इलाका है वो राजस्थान से मिलता है। वैसा ही खुला आकाश, वैसा ही सूना परिवेश, वैसा ही धूल, बबूल, ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी, ये सब देख के लेखक को लगता है कि ये राजस्थान से मिलता जुलता होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो है 7वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। बृहद स्नानागार, अनुष्ठानिक महाकुंड, सभागार, माल गोदाम। तो वास्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला माना जाता है अनुष्ठानिक महाकुंड। क्या था ये करीब 40 फुट लंबा था, 25 फुट चौड़ा था और 7 फुट गहरा था। इसके 2 तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी और उतरने के लिए 2 तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई थी और 3 तरफ क्या बने हुए थे? कक्ष बने हुए थे साधुओं के लिए। तो अनुष्ठानिक महाकुंड आपको याद रहेगा।
अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कुंड बने हैं पत्थरों के, लकड़ियों के, पक्की ईंटों के, सीमेंट के। तो पक्की ईंटों के बने हुए हैं। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का शुद्ध पानी कुंड में ना आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। बाद में देखेंगे कि इससे लगी हुई जो दूसरी दीवार थी उस पर भी जो है एक तरह से इनका प्रयोग किया जाता था ईंटों का। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए संभावित शब्द मिला है। मोहनिया, मोहन किला, नकरामना, मेलुहा। तो मेलुहा आपको ऐसे याद रह सकता है कि अभी नए लेखक हैं हिंदी के, नए क्या बहुत प्रसिद्ध लेखक कह सकते हैं, नया तो इसलिए आ गया जुबान पे कि आजकल में हिट लेखक चल रहे हैं अमीश त्रिपाठी। इन्होंने शंकर भगवान पे उपन्यासों की एक सीरीज़ जो है जारी की है, लिखी है, उसी पे एक उपन्यास है मेलुहा। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा कि मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए जो संभावित शब्द है वो क्या है, मेलुहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कॉलेज ऑफ प्रीस्ट्स माना जाता है शिव की नटराज की मूर्ति को, विशाल स्नानागार को, सटी हुई यज्ञशालाओं को, ग्रीड प्लान को। तो सटी हुई यज्ञशालाओं को कॉलेज ऑफ प्रीस्ट माना जाता है। पुरातत्व के जानकारों के अनुसार धार्मिक अनुष्ठानों में जो ज्ञानशालाएं होती थी वो सटी हुई होती हैं और इस नज़रिए से उसे देखा जाए तो इसे कॉलेज ऑफ प्रीस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में घरों में खिड़कियां होती थी पीठ की ओर, दरवाजे के अगल बगल, दूसरी मंजिल पर, दाएं बाएं भाग में। तो मोहनजोदड़ो में जो घरों में खिड़कियां होती थी वो दूसरी मंजिल पे होती थी। सड़क की ओर घरों की सिर्फ पीठ दिखाई देती थी, यानी जो दरवाज़ा होता था वो गली के साइड, अंदर की साइड होता था और बाहर की ओर सिर्फ घरों की पीठ होती थी और घर कोई भी सड़क पर नहीं खुलता था। दरवाजे कहाँ थे, अंदर गलियों पे थे और जहाँ तक खिड़कियों की बात थी तो खिड़कियाँ किस पे थी, दूसरी मंजिल पर थी। आगे देखते हैं, उत्खनन में प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति वर्तमान में रखी गई है ब्रिटेन संग्रहालय में, लंदन संग्रहालय में, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में, प्रिंस वेल्स मुंबई संग्रहालय में। तो जो प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। और मार्टिमर व्हीलर एक पुरातत्वविद हैं, उन्होंने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी शायद ही कोई चीज़ होगी। मतलब ये अपने आप में अद्वितीय है, अपने आप में अनुपम है। और इतिहास में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति है वो कहाँ से पाई जाती है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ रखी गई है, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि संभवतः मोहनजोदड़ो सभ्यता में सीढ़ियाँ बनी होती होंगी, ईंटों की, लकड़ी की, पत्थर की, लोहे की। तो जहाँ पे जो ईंटें बनी हुई हैं मोहनजोदड़ो में वो लकड़ी की बनी है। जहाँ बड़ा घर होता था उसके आंगन में चौड़ी सीढ़ियाँ थी और जहाँ छोटा घर होता था वहाँ पे कम चौड़ी सीढ़ियाँ होंगी, लेकिन सीढ़ियाँ किसकी बनी थी, लकड़ी की, क्योंकि ऐसे निशान पाए गए हैं सीढ़ियों के। आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो की मोहरों में पशु अंकित नहीं है, घोड़ा, शेर, हाथी, गैंडा। तो आप देखेंगे कि उसमें घोड़ा अंकित नहीं है। तो इसी तरह से दूसरा प्रश्न बन सकता है इसमें कि क्या अंकित है, तो शेर अंकित है, हाथी अंकित है, गैंडा अंकित है, लेकिन मतलब घोड़ा अंकित नहीं है। तो वहाँ आपको लिखा भी मिल जाएगा कि शेर, हाथी या गैंडा अंकित है लेकिन घोड़ा अंकित नहीं है। आगे क्या है, 15वां प्रश्न है, हवाई जहाज़ के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद प्रयोग में लिए जाते थे। यानी हवाई जहाज़ से जो पहिए निकाल लिए जाते थे वो किस में प्रयोग में किए जाते थे, ऊंट गाड़े में। किसमें, ऊंट गाड़े में। ये गाड़ी नहीं होगा, गाड़े होगा। वहाँ पे जो शब्द है वो गाड़े है, गाड़ी नहीं है। तो ऊंट गाड़े में प्रयोग किया जाता था। और आपको पता है कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है
सिंधु घाटी सभ्यता में प्रशासन तंत्र था राज पोषित, समाज पोषित, धर्म पोषित, अर्थ पोषित। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रशासन था वो समाज पोषित था। ऐसा बहुत कम उल्लेख मिलता है कि कोई राजमहल मिला हो या इस तरह से कोई ऐसा निशान मिला हो जिससे पता चले कि वहाँ पे कोई इस तरह से राजा या दैवी शक्ति उसका वो रहता होगा और उसका कोई प्रभुत्व रहा होगा। तो इससे माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रशासन तंत्र था वो समाज पोषित था। आगे सिंधु घाटी सभ्यता में सुए बने हैं। सुए किसके बने हैं? सुए कांसे के, तांबे के, पत्थर के, चांदी के। तो जो सुए बने हैं वो तांबे के बने हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता में जो सुए बने हैं ये तांबे के बने हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लिख लीजिएगा, एक एक लाइन से ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल प्रश्न लिख लीजिए और परीक्षा के समय आप एक बार इसको रिपीट कर लेंगे तो आपके लिए ये अच्छा हो जाएगा। आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे थे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, राजस्थान के कालीबंगा में, अफ़गानिस्तान के काबुल में, पाकिस्तान के कराची में। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बसे हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि मोहनजोदड़ो का जो फैलाव माना जाता है वो कितना माना जाता है? लगभग 10 हेक्टेयर क्षेत्र में, लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में, लगभग 100 हेक्टेयर क्षेत्र में, लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में। तो लगभग ये 200 हेक्टेयर क्षेत्र में इसका फैलाव माना जाता है। 200। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो नगर हैं, फैलाव मोहनजोदड़ो का है वो 200 है। इस तरह से आप थोड़ा सा रीजनिंग लगा के इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि फैक्ट है, आप भूल जाएंगे, आपको बार बार इसको रिपीट करना होगा। अगला है, अतीत में दबे पांव शीर्षक पाठ में किन शब्दों की बहुलता है? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द की बहुलता है। आपको वहाँ पे अधिकतम उर्दू शब्द ही मिलेंगे और उर्दू शब्द क्या है? ये विदेशी शब्द है। तो अतीत में दबे पांव शीर्षक पाठ में विदेशी शब्द की बहुलता है। आगे देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुएं बने हैं तरासे हुए पत्थरों से, लकड़ियों एवं वृक्षों के छाल से, पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से और सीमेंट एवं चूने से। तो ये बने हुए थे पकी हुई एक ही आकार की ईंटों से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, मोहनजोदड़ो सभ्यता में रंगरेज का कारखाना स्थित है। रंगरेज का जो कारखाना स्थित है वो कहाँ स्थित है? माधव स्वरूप वत्स हिस्से में, माधव स्वरूप वत्स हिस्से में, राखलदास बनर्जी हिस्से में, जेम्स प्रिंसिप हिस्से में, जेम्स प्रिंसप हिस्से में, दयाराम साहनी हिस्से में। तो कहाँ स्थित है? माधव स्वरूप वत्स हिस्से में ये जो है रंगरेज का कारखाना स्थित है। तो रंगरेज का कारखाना उत्खनन के नाम पे, जिसका उत्खनन किया, मोहनजोदड़ो में क्या होता था कि जिस इलाके का जिसने उत्खनन कराया है उसी के नाम पे रख दिया गया। इसीलिए आपको राखलदास बनर्जी हिस्सा मिलेगा, जेम्स प्रिंसप मिलेगा, दयाराम साहनी मिलेगा। लेकिन मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो रंगरेज जो कलरिंग का काम होता था उसका कारखाना मिला माधव स्वरूप वत्स हिस्से में। आगे देखेंगे, अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद, अनंत यादव, मनोहर श्याम जोशी, ओम थानवी। तो आपको याद रहेगा कि अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक हैं ओम थानवी और इन्होंने अपनी जो रचना लिखी मोहनजोदड़ो उसी से ये पाठ लिया गया है। आगे, मोहनजोदड़ो का उत्खनन वर्ष है 1921, 1922, 1923, 1924। तो 1922 है क्या इसका उत्खनन वर्ष। बढ़ते हैं आगे, मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता थे दयाराम साहनी, इरफान हबीब, राखलदास बनर्जी और ओम थानवी। तो इसके जो उत्खनन करता थे वो कौन थे? राखलदास बनर्जी थे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता थे राखलदास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में इसका उत्खनन कराया था। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे कि प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा। बाकी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने करा दिए, इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनसे प्रश्न बन सकता है। चूँकि आप जानते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आएगा और ये पाठ ऐसा है कि कहानी जैसा नहीं है कि आपको याद हो जाए। ये एक यात्रा विवरण है, एक रिपोर्ट है, इसलिए आपको इसके फैक्ट याद करने होंगे। इसीलिए जो जिनसे और प्रश्न बन सकता है वो फैक्ट हमने यहाँ पे दिए हैं। तो देखिए, पहला है कि प्राचीन भारत के ही नहीं दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये दुनिया के सबसे पुराने और नियोजित शहर माने जाते हैं। आगे देखेंगे कि सिंधु घाटी संस्कृति को
कहा जाता है मैदान की संस्कृति। क्या कहा जाता है? मैदान की संस्कृति। कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मैदानी सभ्यता है। अगला है तीसरा प्रश्न। तीसरा तथ्य, मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले ही अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहा हो, लेकिन उसकी सड़कें और गलियां अब भी वही हैं। यानी जो चीज़ें वहाँ से मिली वो कहाँ पे हैं? वो म्यूज़ियम में है, लेकिन उसकी जो सड़कें हैं, उसकी जो गलियां हैं, जो उसका स्ट्रक्चर है वो वहीं पे बना हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे अगले तथ्यों की ओर। सबसे ऊंचे चबूतरे पर एक बौद्ध स्तूप है, महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी से पहले प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती थी। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी नहीं हुई थी, उससे पहले जो सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती थी, जिसे इराक सभ्यता भी कहा जाता है। अच्छा, वहाँ पे जो पर्यटक बंगला है, वहाँ से जो है एक पगडंडी जाती है, सर्पिल पगडंडी सांप के आकार की, और उसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है। भूतत्व या भूचित्र या आकृति कही जाती है। वो किसको? सर्पिल पगडंडी को। इससे प्रश्न बन सकता था, इसलिए हमने ये यहाँ पे लिख दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता में उर्दू शब्दों की बहुलता ये हम आपको प्रश्न में करा चुके हैं। आगे देखेंगे, शहर की सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी? वास्तुकार इसे क्या कहते हैं? ग्रिड प्लान। यानी आप जो शहर की सड़कें देखेंगे या तो आप सीधी सीधी देखेंगे या आड़ी देखेंगे, तो इसे क्या कहा जाता है? ग्रिड प्लान कहा जाता है। और ग्रिड शैली के जो शहर हैं वो ब्रासीलिया है, चंडीगढ़ है और इस्लामाबाद है। ये पूछा जाएगा कि ग्रिड शैली के कौन कौन से शहर हैं या कौन कौन से शहर नहीं हैं, तो इसमें ब्रासीलिया, चंडीगढ़, इस्लामाबाद हैं। बाकी कोई दूसरा नाम दे दिया तो वो ग्रिड शैली के शहर में नहीं आएगा। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे और सामने क्रमशः कौन थे? जो स्तूप मिला, बौद्ध स्तूप, उसके सामने चबूतरे के पीछे और सामने गढ़ और उच्च वर्ग की बस्ती थी। किसकी थी? गढ़ था, एक मतलब बस्ती थी जिसे गढ़ कहा जाता था, और वहाँ पे उसे उच्च वर्ग की बस्ती भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। 100 सालों में मोहनजोदड़ो के कितने अंश की खुदाई हो गई? ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, ये हम प्रश्न में शामिल नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ लिखे थे कि 100 सालों में मोहनजोदड़ो के 1/3 हिस्से की खुदाई ही हो पाई है। यानी 2/3 ऐसा हिस्सा ऐसा है जिसकी खुदाई नहीं हो पाई है, अब हो भी नहीं पाएगी क्योंकि खुदाई रोक दी गई है, कारण वहाँ पे दलदल उत्पन्न हो गया है। उस सभ्यता में सामूहिक स्नान होता था किसी अनुष्ठान का अंग। यानी जब कोई अनुष्ठान किया जाता था उस समय कुंड में सामूहिक स्नान किया जाता था। उत्तर में 2 प्रांत में 8 स्नान घर के द्वारों की विशेषता है कि कोई भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। मतलब 8 स्नान घर हैं लेकिन कोई भी एक दूसरे के सामने नहीं खुलेगा। आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है विकसित संस्कृति थी वहाँ की। और आगे सिंधु घाटी सभ्यता में कुंड बने हैं पक्की ईंटों के, ये प्रश्न में आ गया है। पानी को रोकने के लिए डामर का प्रयोग हुआ, सफ़ेद डामर का, जो हम बात कर रहे थे कुंड की, कि उसी से सटी एक दूसरी दीवार थी जिसमें प्रयोग किया गया है सफ़ेद डामर का। सिंधु घाटी सभ्यता में नालियाँ होती थी, कैसी होती थी? ढकी हुई होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नालियाँ ढकी होती थी, यानी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता था। और जब इस तरह से नालियाँ, पानी की निकासी की नालियाँ ढकी हुई होंगी तो वहाँ पे लोगों के बीमार पड़ने के चांस कम होंगे। आगे देखते हैं कि अनाज धुलाई के लिए आवागमन होता था, बैलगाड़ियों से जो है अनाज लाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? व्यापार था, यानी वो बिजनेस करते थे। इरफान हबीब का जिक्र आया है पाठ में, तो वो कौन है? एक इतिहासकार है। इरफान हबीब क्या है? इतिहासकार है। बाकी आप जो राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी देखेंगे पुरातत्वविद है, लेकिन इरफान हबीब चूँकि अलग है, इतिहासकार है, इनसे प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। सिंधु घाटी सभ्यता में बीज नहीं मिले हैं कपास के बीज नहीं मिले हैं, लेकिन सूती वस्त्र मिला है। कपास का बीज नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन सूती वस्त्र मिले। और जानते हैं सूती वस्त्र कपास से ही बनते हैं। तो रंगाई का एक छोटा कारखाना मिल रहा था, किसको? माधव स्वरूप वत्स को। हमने बताया था ना अभी कुछ देर पहले कि जो खुदाई कराता था उसी के नाम पे वहाँ का नाम रख दिया जाता था। तो छोटा कारखाना जो रंगाई का मिला, रंगरेज का, वो क्या है? माधव स्वरूप वत्स को मिला है। छाल्टी यानी लिलन बोलते हैं इसको, और ऊन, ये सुमेर की सभ्यता से आयात होते थे। और सुमेर को क्या निर्यात किया जाता था? सूत। ये बड़ा प्रश्न है कि आयात क्या होता था? छाल्टी और ऊन, और निर्यात क्या होता था?
सूत। आगे देखते हैं, अगला है मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए जो शब्द मिला है वो क्या है? मेलुहा शब्द है, जो मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए प्रयोग में लाया गया है। बस्तियों को क्या कहा जाता था? नीचा नगर। जो बस्तियां थी उनको नीचा नगर कहा जाता था, और जो उच्च वर्ग की बस्तियां थी उनको, या उच्च वर्ग के जो रहन सहन के लोग जहाँ पे रहते थे उसको ऊंचा नगर कहते थे। पूरब की बस्तियाँ क्या थी? उनको रईसों की बस्तियाँ कहा जाता था। क्या? रईसों की बस्तियाँ। तो सड़क के दोनों ओर घर हैं, और सड़क की ओर घरों की क्या है? पीठ है। ये हम बता चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर घर हैं, लेकिन कोई भी दरवाज़ा सड़क की ओर नहीं खुलता। उधर घरों की जो पीठ होती है, यानी जो पिछली दीवार होती है वो होती है। और स्वास्थ्य के प्रति मोहनजोदड़ो के बासिंदों के सरोकार का बेहतरीन उदाहरण क्या है? स्नान घर और शहर के बाहर हौद के मध्य ढकी हुई नालियों का जाल। थोड़ी देर पहले बताया था कि जो नालियां हैं वो क्या है? ढकी हुई हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंता कम रही होगी उस समय लोगों की। सिंधु घाटी सभ्यता में कुएं बने हैं, किसके? पकी हुई एक ही आकार की ईंटों के कुएं बने हुए हैं, और ये कहा जाता है कि वह पहली ज्ञात संस्कृति जो कुआं खोदकर भूजल तक पहुंची वो क्या है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता है। वो पहली ज्ञात संस्कृति जिसके बारे में हम जान सके हैं वो क्या है? कुआं खोदकर भूजल तक, यानी पानी तक पहुंची, वो क्या है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता, भूमि के जल तक। आगे देखते हैं, बड़ी बस्ती के पुरातत्व शास्त्री हैं काशीनाथ दीक्षित ना। तो बड़ी बस्ती की जो खुदाई कराई थी वो पुरातत्वविद है काशीनाथ दीक्षित। अब मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो ईंट प्रयोग हुई वो 1:2:4। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो ईंट प्रयोग हुई वो किस अनुपात में प्रयोग हुई? 1:2:4। और सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादातर घरों का आकार क्या है? 30x30 फुट, यानी 30x30 का जो है घरों का आकार है। डीके बीसी हल्का में मूर्ति मिली है याजक नरेश की। अच्छा, डीके क्या है? जिसने भी खुदाई करवाई, जैसे काशीनाथ दीक्षित ने अगर खुदाई करवाई तो उसके नाम पे जो ब्लॉक है या जो जगह है वो क्या है? केडी है। इसी तरह से डीके बीसी हल्का में जो मूर्ति मिली है वो याजक नरेश की मिली है। और इसके बारे में पुरातत्व मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसकी जोड़ की कोई मूर्ति नहीं होगी। ये किसके बारे में कहा था? नर्तकी की मूर्ति के बारे में। ये थोड़ी देर पहले प्रश्न में आया था। उत्खनन में प्राप्त प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति वर्तमान में कहाँ रखी गई है? दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में। ये भी आ चुका है ये प्रश्न। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो में किसको छोड़कर सब कुछ चौकोर या आयताकार है? कुओं को छोड़कर सब कुछ क्या है? चौकोर या आयताकार है। अमेरिकी नेतृत्व शास्त्री ग्रेगरी पोसेल का मानना है कि मोहनजोदड़ो के बड़े घरों के छोटे कमरों में कौन रहता होगा? नौकर चाकर। यानी जो बड़े बड़े घर थे उसमें छोटे छोटे कमरे भी बनाए गए हैं, पाए गए हैं। तो ऐसा महसूस हुआ या ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया ग्रेगरी पोसेल ने कि यहाँ पे नौकर चाकर रहते होंगे। मोहनजोदड़ो में के मकानों में क्या नहीं देखा गया? छज्जे नहीं पाए गए। मोहनजोदड़ो के जो मकान थे उसमें छज्जे नहीं पाए गए। मोहनजोदड़ो की मोहरों में अंकित है शेर, हाथी या गैंडा। मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशेष प्रबंध छपवाने वाले विद्वान कौन थे? जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो की अजायब घर में नहीं है, क्या नहीं है? हथियार नहीं है। मोहनजोदड़ो का जो म्यूजियम है उसमें क्या नहीं है? हथियार नहीं। और किस संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं न मंदिर? हड़प्पा संस्कृति में ना तो भव्य राजप्रसाद मिले हैं, ना मतलब महल मिले हैं राजाओं के, और ना मंदिर मिला है। ये हड़प्पा संस्कृति में। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो के संबंध में अभी भी सारे रहस्य छिपे हुए हैं। कहाँ? प्रयुक्त लिपि में, अजायब घर में। क्यों ऐसा है? क्योंकि लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो कह सकते हैं कि अभी भी सारे रहस्य छिपे हुए हैं। जिस दिन उसको पढ़ा जा सकेगा बहुत सारी बातें नई पता चलेंगी। अजायब घर में रखी सुइयाँ बनी हैं, किससे? म्यूजियम में जो सुइयाँ रखी हैं वो तांबे और कांसे की बनी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में 3 सोने की सुइयाँ किसको मिली थी? काशीनाथ दीक्षित को मिली थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो सुए बने हैं वो हाथी दांत और तांबे के बने हुए थे। वर्तमान में सिंधु सभ्यता को बचाकर रखने की बड़ी समस्या है। पानी के रिसाव से
क्षार एवं दलदल की, दलदल हो गया इसलिए खुदाई भी बंद हो गई है। तो पाठ की भाषा क्या है? उर्दू मिश्रित हिंदी है। तो कुल मिलाकर के ये महत्वपूर्ण तथ्य थे। कुछ प्रश्न जो है रिपीट हो गए हैं, लेकिन बढ़िया इसलिए है कि आप ज़्यादा बार उनको सुनेंगे तो आपके दिमाग में रह जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन में आपके लिए बहुत आसानी होगी। और हम इस तरह से आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। हम आपकी सेवा में ऐसे ही तत्पर रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।